ओके, पहले ये वाला कर लेते हैं। इसको उठा के मैंने उधर डाल लेता हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। ओके, देखो कैसे करना है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे था। हाँ, किसी को समझ आया कैसे करना? तो इसके बाद वो भी कर लेते हैं। हाँ खतीजा, समझ आई कैसे करना है ये वाला? नहीं सर, बड़ा बिल्कुल नहीं समझ आया। सर अभी पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। चलो पढ़ लो। सर उन लोगों ने हमें जीरो पे वेलोसिटी दी हुई है, तो फिर हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट करके सर हम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो फिर हम उस पर भी टाइम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे हम्म, पास उससे पता चल जाएगा कि मतलब इंक्रीजिंग कब तक हो रहा है, फिर उसके बाद हम उस टाइम से नीचे हमारे पास डिक्रीजिंग का टाइम आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह करेंगे। तो स्टार्ट इसी तरह करना है कि आपने बेसिकली इस एक्सेलरेशन का क्या लेना है। ओ सॉरी, एक्सेलरेशन का कह रहा हूँ, इस वेलोसिटी का आपने लेना है डेरिवेटिव, ताकि आपको वो पता लग जाए कि किस किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है आपकी जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज कर रही है। ऑब्वियसली जहां से आपका ग्राफ टर्न करेगा उसी के बाद होगा ना, यानी हमारा ग्राफ यूं चल रहा होता है कि यहाँ से हमारा ग्राफ ऊपर गया, फिर इस पॉइंट के बाद नीचे गया, और फिर इस पॉइंट के बाद वापस ऊपर गया। अब इस तरह का कर्व मैंने क्यों बनाया है, इसका रीजन ये है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में बेसिकली तो दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली हम कौन से कर्व के दो पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं? एक हम ये वाला पॉइंट देखना चाह रहे हैं और ये वाला पॉइंट देखना चाह रहे हैं। इसको वो टाइम वन का नाम दे रहा है और इसको वो टाइम टू का नाम दे रहा है। तो बेसिकली ये दो टर्निंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम वो देखना चाह रहे हैं, जिसके दरमियान में हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, T1 से लेके T2 के दरमियान में, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन हमारे पास? 3 को मल्टीप्लाई किया तो 0.006 t² माइनस 0.24 t प्लस 1.8। अब टर्निंग पॉइंट पे हमारी एक्सेलेरेशन जो होगी या डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा इक्वल टू जीरो होगा। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जरा इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और मुझे टी की दो वैल्यूज बताओ कि टी की दो वैल्यूज क्या आती हैं।
सर एक 30 आ रही है और दूसरी 10 आ रही है। ठीक हो गया, एक 10 आ रही है और एक हमारी 30 आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम 1 जो है वो 10 हो गया और टाइम 2 जो है वो हमारा 30 हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। ठीक। ओके, अब अगली लाइन में अगर आप रीड करो तो वो ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओ पी व्हेन टी इज इक्वल टू T2। T2 का मतलब है जब तक आपका टाइम 30 सेकेंड्स नहीं हो जाता। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, जिसको लिख लेते हैं 0.002 टी क्यूब माइनस 0.12 टी स्क्वेयर प्लस 1.8 टी प्लस 5। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस पे हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेके 30 तक की लिमिट लगेगी। क्योंकि ओ टू पी कह रहा है तो इसका मतलब है लिमिट ओ से स्टार्ट होगी यानी 0 से और T2 तक जाएगी विच इज 30। बात समझ आई यहाँ तक कि किस तरह ये करना है क्वेश्चन? हाँ मोहम्मद ताहा, नौफिल, मुनीबा। ये हमने इंटीग्रेट कर ली और यहाँ लिमिट लगेगी 0 से लेके 30। ओके, क्या आता है मुझे जरा बताओ, जब लिमिट 30 सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर 0 आ जाएगा, 30 पे मुझे बता दें क्या आंसर आता है। हाँ, किसने निकाली? सर आ रहा है 120825। ये फाइनल आंसर आ रहा है? जी सर। नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। फिर मैंने कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की थी। कौन सी वाली? 30 को टी के अंदर। खैर, पॉइंट 002 एक्स का क्यूब माइनस 0.12 एक्स का स्क्वेयर प्लस 1.8 एक्स प्लस 5। लिमिट 0 से लेके 30। 4628 नहीं, ये क्या मैंने गलत किया? ये क्या हुआ? डी एक्स 285 आता है। खैर, दोबारा लिखना पड़ेगा। 0.002 एक्स का क्यूब माइनस 0.12 एक्स का स्क्वेयर प्लस 1.8 एक्स टू एटी प्लस फाइव 5। आ रहा है। आ रहा है 285? जी सर, वो मैंने हाँ, गलती 285। से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया था। ठीक है, वो अब यहाँ भी कैलकुलेटर पे आ गया है 285। तो ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस होना था। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, अगले पार्ट में उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस, नहीं सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू T2। तो यानी टाइम 2 जो है वो हमारा 30 सेकेंड था। इस पे हमने वेलोसिटी बतानी है, तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास, इसी को हम यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, ओके, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.002 30 का क्यूब
माइनस 0.12 30 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 30 प्लस 5। क्या आंसर आता है वी का? जी बेटा, अनस इतनी सी वर्किंग थी इसके लिए। 5। बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब बता, बात हमने पहले भी की थी कि ग्राफ जब बनाना होता है तो ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि आप पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, आप देख लेते हैं हर पॉइंट के अगेंस्ट हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो जब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो हमारी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो ये वाली है, और ये जीरो से लेके कहाँ तक हमने ग्राफ बनाना है फॉर द मोशन ऑफ द पी, तो जीरो से लेके 30 सेकेंड्स तक का आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है। अब पैटर्न देखने, अब ग्राफ की शेप हमें पता है वो कुछ इसी तरह की होगी, याद रखना है। ठीक है। हमें पता है दो टर्निंग पॉइंट्स होंगे उस ग्राफ के अंदर, एक इधर होगा और एक यहाँ पे होगा। ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर टेबल वाला फीचर यूज कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको जनरली आइडिया हो जाएगा, सारी वैल्यूज प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता लग जाएगा कि आपकी शेप जो है वो ग्राफ की क्या है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? एक्स क्यूब माइनस 0.12 एक्स का स्क्वायर प्लस 1.8 एक्स प्लस 5। स्टार्ट हम जीरो से कर लेते हैं एंड हम 30 पे करेंगे, और स्टेप हम 1 का रखते हैं ताकि हमें ग्राफ की जो शेप है ना वो जरा सही से नजर आए कि ग्राफ क्या फॉलो क्या हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप ये गौर से देखो, जीरो पे वैल्यू है 5, तो 5 से स्टार्ट करना है। फिर आपको ये नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और 10 तक, 13 तक ये वैल्यू जा रही है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अब 10 के बाद हमें पता है 10 पे हमारा टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये वैल्यूज वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई हैं। ठीक है। और ये नीचे कब तक आएंगी? जब तक आप ये नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, 30 के ऊपर आके आपकी दोबारा 5 हो जाएगी। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है कि किस तरह से ये ग्राफ बनाना है? हाँ बेटा बताओ, किसी को ये बात समझ ना आई है? मैं यहाँ पे ग्राफ बना भी देता हूँ। यूं करके हम बना लेते हैं यूं। और सबसे पहली फिर जीरो पे वैल्यू थी 5, तो ये 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे लिए रेलिवेंट वैल्यू है 10, जिस पे हमारी वैल्यू यहाँ आती थी 13। तो ये बेसिकली हमारा टर्निंग पॉइंट है, और नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपने याद रखना है वो 30 के ऊपर है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ यूं जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ, और 30 पे वैल्यू दोबारा हमारी 5 है। तो ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनेगा। अब बताओ, ये किसी को ना समझ आया? थोड़ा सा डिफरेंट है, पुराने टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको करना जो होता है वो इसी तरह ही होता है। सर अगर हम टेबल मेथड के बगैर करना चाहें हाँ कर सकते हैं, टेबल तो ऊपर टेबल मेथड के बगैर भी कर सकते हैं। तो बस आप हम खुद कैसे ही से करोगे? टर्निंग पॉइंट्स देख देख के? जी जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो वहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर लें और फिर कर्व्स बना लें, जिस तरह यहाँ पे 10 पे और 30 पे। हम्म, बिल्कुल ठीक है। उसमें आप दो तीन वैल्यूज ले सकते हो ना। जैसे हमें यहाँ पे पता लग गया कि हमारे टर्निंग पॉइंट 10 और 30 के ऊपर हैं, तो आपने ये 10 और 30 के ऊपर ये दो टर्निंग पॉइंट्स मार्क कर लिए। और आप शुरू की वैल्यू भी आपको पता है कि जीरो पे वैल्यू आप निकाल लो 5 है, और 30 पे वैल्यू आपने निकाल ली 5 है। तो आपको जनरल शेप आपको पता जब एज लॉन्ग एज जिसको पता है कि क्यूब के ग्राफ की शेप किस तरह की होती है, वो ड्रॉ कर सकता है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर टेबल फीचर, या टेबल बनाए बगैर भी। ओके थैंक यू। ओके, और बताओ किसी को यहाँ तक कोई बात समझ आए? लेकिन ये डिपेंड करता है किसी के कैलकुलेटर में ये टेबल मोड है कि नहीं है। नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको एक एक पॉइंट की वैल्यू चेक करके डाल के देखनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। बात समझ आई? ओके, और ग्राफ्स देख लेते हैं। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठहरो।
ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसको जरा ट्राई करो। ओके, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ओके, जरा रीड करो, देखो क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं आता है। ओके, फर्स्ट पार्ट पता लगा कैसे करना है? सर उन लोगों ने हमें ग्राफ दिया हुआ है तो उसके हम लोग ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं, और बिल्कुल। फिर हम इसकी इक्वेशन बना के फिर हम उसका मैथ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग हम इसी तरह ही करेंगे। और किसी को ये बात समझ ना आई हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसने साइड पे जो हमें ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका पर्पस ये है कि आप इस ग्राफ को यूज करते हुए आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम टेंशन वाली, अगर आपको इक्वेशंस याद हो जो पुली वाली होती हैं, उसमें वेट माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए, यानी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए कर रहे होते थे, तो उसमें बेसिकली हमें एक्सेलरेशन चाहिए होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन जो है सबसे पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी कि भाई हमारी एक्सेलरेशन कितनी है। अब एक्सेलरेशन के वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हो, आप वो दूसरा भी कर सकते हो, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर द टाइम टेकन। तो फाइनल स्पीड अगर देखी जाए तो यहाँ पे स्पीड हमारी 4 है, इनिशियल स्पीड हमारी 0 है और टाइम टेकन जो है वो 1 है। तो हमारी एक्सेलरेशन जो निकल के आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज तो हमने यही फाइंड करनी थी कि हमारी एक्सेलरेशन कितनी है। उसके बाद हमने उसका मैथ फाइंड करना है। अब जब आप इस डायग्राम के ऊपर आते हो तो पी और क्यू दोनों का मैथ उसने कहा हैव अ टोटल मैथ ऑफ 1 kg। उसने ये नहीं कहा कि उनका अलग अलग कितना है, उसने उन दोनों का कंबाइन मैथ बताया आपको। ओके, अब आपने इंडिविजुअली बेसिकली देखना है दोनों के मैसेज जो है वो कितने कितने आते हैं। सर इनमें से हम कौन सा पार्टिकल नीचे जा रहा है कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है? हम्म, सर इनमें से कौन सा पार्टिकल ओके नीचे जा रहा है कौन सा ऊपर जा रहा है? ओके, यस, इधर हमें नहीं पता कि कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है और कौन सा पार्टिकल नीचे जा रहा है। सर तो हम क्या करते हैं, आप जी सर अगर ये देखें पार्ट सही पढ़े इसका हम, तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट हाइट अबव द फ्लोर रीच्ड बाय पार्टिकल पी। तो उसके हिसाब से तो पी ऊपर जाएगा और क्यू नीचे जाएगा। चलो ठीक है, आपने नीचे से देख लिया। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर हमें ना पता होता ना, सर ग्राफ अगर से हम भी उल्टा पता भी कर चल रहा लेते। है। हम्म, सर ग्राफ से भी पता चल रहा है ना कि क्यू के उसके बाद एक वो हाँ इंस्टेंटेनियस चेंज है, तो बिल्कुल, इस वजह से वो इसमें हो ये ग्राउंड को रहा है। रीच कर गया उस पॉइंट पे। बिल्कुल ठीक है, तो पार्टिकल पी ऊपर जा रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है और क्यू नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन केस अगर आपका किसी को ना पता लग रहा होता और वो कोई भी वैल्यूज लेके नहीं, मैंने यूजुअली क्या करना था, मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक को एम कह देना था और एक को मैंने
जो नीचे जा रहा है ना, मैं इसको m कह देता तो दूसरे कलर में लिखता हूँ। इसको मैं m का नाम दे देता कि इसका मैस m है, तो p का मैस कितना होगा? टोटल मैस उसने मुझे बताया कि टोटल मैस जो है वो 1 kg है। तो अगर इसके मैस को मैं m कह देता हूँ, लेट्स सपोज मैं 0.3 कह देता हूँ या 0.2 कह देता हूँ, तो p का मैस कितना हो जाएगा? 1 वन माइनस माइनस एम। बिल्कुल ठीक है, 1 से बेसिकली माइनस करना है तो मैं दूसरे का मैथ्स 1 माइनस एम कर लूंगा। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी ने उल्टा लिख दिया, इसको एम और इसको 1 माइनस एम कह दिया, तो उसका जो फर्क आएगा ना वो साइंस के अंदर फर्क आ रहा होगा। यानी अगर टेंशन पॉजिटिव आनी चाहिए तो आप लोगों की टेंशन नेगेटिव आ रही होगी, मैथ्स अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो मैथ्स आप लोगों का नेगेटिव आ रहा होगा। तो इससे बेसिकली आपको वहीं पर पता लग जाना चाहिए कि आपने शायद डिफाइन ही शुरू से गलत किए हैं, जिस वजह से आपका आंसर उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जब आप इक्वेशन सेट करोगे तो वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, वेट माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए। ये हम कर रहे हैं क्यू के लिए। तो वेट इसका कितना हो जाएगा? एम जी विच इज 10 m माइनस टेंशन इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन है हमारी 4। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6m। सेम चीज हम पी के लिए करेंगे। पी के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं वो बॉल ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए होगा टी माइनस वेट इक्वल टू एम ए विच इज 4। अब टेंशन, वेट कितना होगा? 1 माइनस एम जी, ये 1 माइनस एम ब्रैकेट में इंटू जी। और ये वाला मैथ्स भी जो है मुझे एम नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी मुझे 1 माइनस एम इंटू 4 लिखना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक हो गया। अब टी की वैल्यू जो है वो 6m है, इस टी को उठा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ। माइनस जी की वैल्यू 10 होती है तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, तो -10 प्लस 10m, और ये आ जाएगी 4 माइनस 4m। ओके, सारे हम एक साइड पे लिख लेते हैं, तो 16m प्लस 4m, और ये -10 में उधर ले जाता हूँ तो ये +14 हो जाएगा। तो 20m इक्वल टू 14। m की वैल्यू कितनी आ जाती है? सेवन 0.7 kg। ये किसका मैथ्स निकला है? जो मैंने m डिफाइन किया था, जो कि q है। अगर आप गौर से देखो, m जो है वो मैंने q को डिफाइन किया था, तो ये जो मैथ्स मेरा निकल के आया है, ये मेरा निकल के आया है q के लिए। और जब मैंने मैथ्स ऑफ p निकालना है तो वो 1 से माइनस करके आएगा, विच वुड बी 0.3। यहाँ तक बात समझ आई है सबको? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो बेटा, देख के बताओ। सर इसको ऐसे कर सकते थे कि दोनों की जो इक्वेशन है वो इन टर्म ऑफ एम ले लें और फिर उसको जो है एम प्लस एम इज इक्वल्स टू 1 कर लें। इन टर्म्स ऑफ m कर लें और दोनों को इक्वल प्लस करके ऐड करके इक्वल टू 1 कर लें। यस। कर, कर सकते हैं, लेकिन उसमें और कोई वेरिएबल तो नहीं आ जाएगा? हम्म, नहीं, अगर आप दोनों के मैथ्स को फिर एक कैपिटल एम होगा और एक स्मॉल एम होगा। यस, जैसे वो टाइम डिले वाले में करते हैं कि एक एक का ठीक है, टाइम टी होता फिर उससे पहले टेंशन निकलेगी और फिर टेंशन की हेल्प से एम निकलेगा। है। ठीक यस। है, ओके। अच्छा, अगले पार्ट में वो कहता है द वैल्यू ऑफ एज। अच्छा, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा, वैल्यू ऑफ एज बेसिकली ये बेस से हमारी हाइट कितनी है, वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। ये हम ग्राफ से देखेंगे। ओके, कौन सा वाला ग्राफ यूज करें, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों नहीं नीचे वाला यूज किया? क्योंकि वो नीचे वाले में हमें पता चल रहा है कि क्यू कब ग्राउंड को बिल्कुल टच ठीक है। करेगा। इस पॉइंट पे आके यानी 1 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे आके हिट हो जाता है और ये ग्राफ यहाँ आके रुक जाता है। यानी यहाँ उसकी अब स्पीड इसके बाद 0 हो गई है। तो इसका मतलब है ये उसने सिर्फ ये क्यू वाला पोर्शन इतना टाइम नीचे गया है। तो अगर हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लें तो दैट वुड बी द हाइट। तो 1/2 इंटू द बेस विच इज 1 इंटू हाइट। ये -4 लिखा है तो माइनस इग्नोर करेंगे और 4 लिखेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाता है 2 मीटर। तो एज की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर। क्या कह रहे हो मुनीबा?
कौन सी वाली? इतनी देर बेटा आप लोग लास्ट वाला पार्ट देख के, वो कैसे करना? नहीं ना, फिर मैथ्स जो होगा वो 1 - m होगा क्योंकि टोटल मैथ्स 1 है। हाँ ओके, ठीक हो गया। अच्छा, और अब लास्ट पार्ट में वो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द फ्लोर रीच बाय क्यू और रीच बाय पी पार्टिकल पी। ओके, ये वाला हम कैसे निकालें? ये भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं वैसे तो। कौन सा वाला लेंगे? सर टाइम 1 से लेके 1.4 तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 1 से लेके 1.4 तक का आप पोर्शन लेंगे और हाइट भी हमें नजर आ रही है 4 होगी। तो हम इस पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे तो दैट वुड बी द मैक्सिमम हाइट दैट वुड इट वुड अचीव। देख लो, ये ग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर नहीं पता कि हो क्या रहा है। कि ये जो पहले वाला पोर्शन है ना आपका, इसको क्या हुआ है? ओके, ये जो पहले वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर हो ये रहा है कि ये वाला बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया और इस ड्यूरेशन में ये वाला बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा। अब जैसे ही ये वाला बॉल नीचे हिट कर गया, अब ये वाला बॉल आगे यहाँ से स्लैक करेगा और इवेंचुअली उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली ये स्लैक वाला पोर्शन है। तो ये ग्राफ इस तरह से उसने बनाया हुआ है। अब हम लास्ट वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। 1/2, बेस हमारी 1.4, हाइट हमारी 4, कितना डिस्टेंस निकल आएगा? हाँ कितना निकलेगा? सर ये बेस को 1.4 ही लेंगे या 0.4 लेंगे? 0.4 क्यों लेंगे बेटा? ये पूरा ट्राइंगल लेंगे ना शुरू से लेके एंड तक। ये अच्छा ठीक। कितना आता है? सर 2.8। कितना आता है सॉरी? 2.8। ठीक हो गया, ये आया 2.8। अब रिमेंबर, ये जो 2.8 हमने निकाला, ये सॉरी मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये जो 2.8 हमने निकाला है, ये हाइट इसकी निकली है इस पोजीशन से लेके यहाँ तक की हाइट। हमें चाहिए उसने कहा अबव द फ्लोर बतानी है, तो नीचे की हाइट जो थी वो हमने ये ऊपर वाले पार्ट में निकाली थी 2 मीटर। तो जब आपने टोटल हाइट बतानी है दैट शुड बी 2 + 2.8 विच वुड गिव यू 4.8। इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके ऊपर। बात समझ आई है कि किस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन? ओके, देख लो एक दफा, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। इतनी देर में अगला वाला कोई क्वेश्चन देखता हूँ। जी ओके। ओके, ये वाला देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये वाला आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक दफा देख लो। हाँ जी, समझ आया कैसे करना है ये वाला? जी सर। ओके, कैसे करेंगे बताओ भी। सर इसमें पहले फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लगा लेंगे, उसके ठीक हो बाद गया। वी स्क्वायर ओके इज इक्वल टू यू स्क्वायर लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो मार्क्स इसमें ज़्यादा हैं, तो देख लेते हैं कितनी वर्किंग है इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली होता ये था कि मार्क्स ज़्यादा होते थे, वर्किंग इसके अंदर कम होती थी। बहरहाल अभी चेक कर लेते हैं। अब ये वाला ऑब्जेक्ट इधर नीचे की तरफ जाएगा, अब इसमें टेंशन अपवर्ड्स होगी, इसमें टेंशन टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी, टूवर्ड्स द पुली होती है। ओके अब उसने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द टेबल इज 0.2। तो इसका मतलब है इस साइड पे आपकी फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, और ऊपर इसकी कांटेक्ट फोर्स जिसको हम आर का नाम देते हैं वो ये ऊपर एक्ट कर रही होगी। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, पहले पार्टिकल बी के लिए कर लेते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ओके, मैसेज दिए हुए हैं उसके ए और बी के, ये ए का है और ये बी का है, बी की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड फोर्स हमारी कितनी होगी? 7 माइनस टी इक्वल टू 0.7 ए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो बी के लिए है। और जब आप ए की इक्वेशन बनाएंगे तो प्रॉब्लम एक्चुअली आपको वहां आएगी, उसमें काफी सारी चीजें हैं। अब ए में फॉरवर्ड फोर्स हमारी कौन सी है? टेंशन, बिल्कुल ठीक है। और बैकवर्ड फोर्स? फ्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है। टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, 0.3 है। अब फ्रिक्शन में प्रॉब्लम ये है कि हमने फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं निकाला, तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू आर, और आर भी हमने नहीं निकाला। म्यू की वैल्यू थी 0.2, आर क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स विच शुड बी इक्वल टू वेट, तो यानी आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होना चाहिए। तो वेट हमारा कितना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए का? 30 3। 3 बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये हमारी फ्रिक्शन निकल आएगी 0.6। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो t माइनस 0.6 इक्वल टू 0.3 है। अब दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, t माइनस 0.6 इक्वल टू 0.3 ए। जब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1a, और 7 माइनस 0.6 आएगा 6.4। 6.4। ये आ जाएगी हमारी एक्सेलरेशन। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब हमने स्पीड निकालनी है। अब इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, यहाँ v की स्पीड इज अननोन, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है विच इज 6.4। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल सर, स्पीड जी, इसके अंदर स्प्रिंग ब्रेक भी तो होगा 0.25 सेकंड्स बाद, तो पहले हम वो ओ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी मैंने देखा। ठीक है, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड 0.25 सेकेंड्स लेटर द स्ट्रिंग वुड ब्रेक। तो हम ये देख लेते हैं कि जब यहाँ से लेके बॉल यहाँ तक आया है और जब आपका स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है इस लेवल के ऊपर, ये इस लेवल के ऊपर कितना डिस्टेंस हुआ और इस पॉइंट पे हमारी स्पीड कितनी है। ठीक हो गया। अब इसके लिए हम फॉर्मूला जो है इसको मैं रेस कर लेता हूँ, इसको हम बाद में यूज करते हैं, पहले हम इस पॉइंट के ऊपर स्पीड निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड हमने निकालनी है, इनिशियल स्पीड हमारी 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो 6.4 है, और टाइम उसने कहा था 0.25 सेकेंड्स के बाद आपका स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ 0.25 लिख लेते हैं, तो क्या वेलोसिटी निकल के आती है? 1.6। 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट की भी हमारे पास स्पीड आ गई है विच इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रिंग टूट गया, उसके बाद हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है? 10। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिंग टूटने के बाद जब ये बॉल यहाँ से नीचे जाएगा तो ये फ्री फॉल के अंदर आ गया, तो यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो 10 होगी। सर -10 नहीं होगी? बेटा नीचे आते हुए तो +10 होती है ना, ऊपर जाते हुए -10 होती है। बात समझ आई? जी डिस्टेंस निकाल लेना जी चाहिए। जी मैं वहीं जा रहा था। तो हमें ये वाला चाहिए। अब अगर आप, अब होता ये है कि आप जब फॉर्मूला लगाते हो तभी आपको पता लगता है कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। अब फाइनल स्पीड के लिए जो हम पहले फॉर्मूला लगा रहे थे v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as,
फाइनल स्पीड अब निकालनी है। इनिशियल स्पीड यानी स्ट्रिंग टूटने के बाद की स्पीड वाज 1.6, तो 1.6 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस। अब अपेरेंटली हमारे पास ये वाला डिस्टेंस नहीं है स्ट्रिंग टूटने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि स्ट्रिंग टूटने से पहले पहले ये ऊपर ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था 0.25 सेकेंड्स के अंदर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड हमारी 0 थी, टाइम वाज 0.25 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वाज 6.4 एंड टाइम इज 0.25 का स्क्वायर। कितना ये डिस्टेंस निकल के आता है? 0.2। 0.2। ये 0.2 मीटर था। तो अगर आप डायग्राम देखो, टोटल डिस्टेंस वाज 0.5 मीटर। स्ट्रिंग टूटने से पहले उसने 0.2 मीटर ट्रेवल किया, तो स्ट्रिंग टूटने के बाद वो कितना टाइम ट्रेवल करेगा? 0.3 मीटर। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 0.3 मीटर जो है वो यहाँ पे आएगा। यहां से अब आप मुझे v की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आती है? अ, 2.9। आगे बस 2.9 पूरी आती है? नहीं सर, 2.926। 926 मीटर पर सेकेंड। 9 लिखते तो आप देखो ना मार्क कट जाता आपका। ठीक है, ये हमने निकालना था और इस चीज के ये 9 मार्क्स है। तो छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं जो वो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। उसने टेंशन वाली भी चीज टेस्ट कर ली, फ्रिक्शन भी टेस्ट कर ली, काइनेमेटिक्स भी टेस्ट कर लिया। तो ये दो टॉपिक्स जो है वो उसने मिक्स करके आपसे एक ये ही जो जगह हमने पे। 1.6 निकाली है ये सर हमारी इनिशियल क्यों है, ये जरा बता दें एकदम। बेटा ये स्ट्रिंग टूटने के बाद की इनिशियल है। स्ट्रिंग टूटने के बाद तो यही स्पीड है ना इनिशियली। जैसे ही स्ट्रिंग टूटा इस स्पीड पे टूटा, तो जब इससे आगे का पोर्शन लेंगे तो 1.6 लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। अब वो कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ओके देखो बेटा, 0.2 मीटर जब इसने ट्रेवल किया होगा यहां से लेके यहां तक, ये 0.2 मीटर है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग टूट गया होगा। स्ट्रिंग टूटने के बाद ये थोड़ा सा और पोर्शन आगे गया होगा जिसको मैं स्लैक का नाम दे देता हूँ कि ये इसका स्लैक वाला पोर्शन है। तो ये हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ओके, जब हमारा स्ट्रिंग टूटा था तब स्पीड कितनी होगी? जो हमने यहाँ पे निकाली है 1.6, यही स्पीड होगी। जी बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड होगी वही 1.6। जब स्ट्रिंग टूटा तब इतनी स्पीड रीच हुई। यहाँ पे हमें पता है कि हमारी फाइनल स्पीड जो होगी वो 0 होगी क्योंकि इवेंचुअली ये बॉल आके रुक जाएगा टेबल पे। अब इस ड्यूरेशन की आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या इस ड्यूरेशन की एक्सेलरेशन है हमारे पास? सर सर जब टूटा है हाँ जी सर जो सर हमारे क्या बेटा, जब ये स्ट्रिंग टूट गया टेबल, ये जब यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्रिंग टूट गया तो इसके आगे की क्या एक्सेलरेशन है हमारे पास? नहीं सर। नहीं। तो पहले आपको ये एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। अब उसको एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? उसके लिए यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली थी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए, आप यही इक्वेशन को आप एक दफा दोबारा से यूज करोगे। अब इसमें चेंज क्या आएगा कि अब आपकी फॉरवर्ड फोर्स नहीं है क्योंकि अब आपका स्ट्रिंग जो है वो टूट गया। तो इसका मतलब है ये टेंशन वाला जो पोर्शन है आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको जब हम लेंगे तो 0 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.38 और ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2। ठीक हो गया? इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे भी ले आता हूँ।
ओके, तो ये हमने इसकी एक्सेलरेशन निकाली जो कि होगी -2। यहाँ मैं टेबल बना ही लेता हूँ ताकि ना जरा इजी हो जाए। ओके, यहाँ बॉल था, यहाँ से बॉल यहाँ तक आया और इसके बाद जो वाला जो पोर्शन है वो हमारा स्लैक है। ओके, यहाँ स्पीड 1.6 है, यहाँ पे स्पीड हमारी 0 है और इस ड्यूरेशन की जो हमने एक्सेलरेशन निकाली है वो ये निकाली है a इज इक्वल्स टू -2। अब v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 1.6 स्क्र, 2 इंटू -2 इंटू डिस्टेंस। यहाँ से s की वैल्यू बताएं क्या आती है? 0.64। 0.64। अब उसने पूछा था कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो याद रखो 0.2 मीटर ये है जो स्ट्रिंग टूटने से पहले का था और स्ट्रिंग टूटने के बाद उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा 0.2 प्लस 0.64 होगा, तो ये 0.84 मीटर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? देख लो एक दफा, तो बात नहीं समझ आई तो मुझे बताओ। ठीक हो गया। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आई थिंक ये वाला भी कर लेते हैं। ओके, जरा देखो कैसे करेंगे ये वाला XYZ वाला, वो भी चलो इसके बाद वो कर लेते हैं। सर इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। जी हाँ, कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसके आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। उस उसके बाद मेरा ख्याल है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम लग करेंगे। नहीं नहीं, सर, फॉरवर्ड इज माइनस, इक्वल टू 0। ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो फिर ठहरो मुझे देखने दो कहाँ है, कहाँ लिखे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये अच्छा नहीं। the block is on the point of slipping down the plane. और ये भी लिखा है इज हेल्ड एट रेस्ट, तो यहाँ पे लिखा होता है तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जी सर, ठीक वही है, मैं कह रहा था कि वो ना एम लगा के एक्सलेशन 0 पुट कर देंगे। MA लगा के एक्सेलरेशन इक्वल टू, 0 पुट कर। ठीक है। ओके, करना शुरू करें। इसके कंपोनेंट सबसे पहले ड्रॉ कर लो, कौन से कंपोनेंट्स होंगे? मैं कर देता हूँ यहाँ पे। एक इसका कंपोनेंट यूं होगा और एक इसका कंपोनेंट यूं होगा, ये दो कंपोनेंट्स होंगे। इसकी नीचे एरोज होंगे इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसका अपना वेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेट जो है बिल्कुल इस तरह डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, बट जब आप इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इस तरह होगा और एक कंपोनेंट इसका ऐसे होगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, ओके, फ्रिक्शन होने की वजह से एक इसका कंपोनेंट यूं होना चाहिए। एरोज लगा लेते हैं, ये इसके आर है ऊपर की तरफ। ओके, ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है। इसका वेट जो है वो 6 हो जाएगा, तो ये 6 साइन अल्फा
ये हो जाएगा 6 cos अल्फा, ये हो जाएगा P sin अल्फा, और ये हो जाएगा P cos अल्फा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सर ये उन्होंने कहा हुआ है जी कि द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन द प्लेन, तो हम लोग जी फ्रिक्शन जो है अपवर्ड्स देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो अभी मैंने सारी फोर्सेस ड्रॉ कर ली ना, अब उसने यहाँ लिखा द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन द प्लेन, तो इसका मतलब है ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में हमारी फ्रिक्शन जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये वाली, ये हमारी फ्रिक्शन है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू आर। तो सबसे पहला काम है कि आपने आर निकालना है, तो आर जो है वो वाई एक्सिस की फोर्सेस के अंदर होगा, तो आर अपवर्ड्स है, और कोई अपवर्ड फोर्स है? नहीं है, बता दो, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं मैं पूछ रहा। डाउनवर्ड्स है बेटा, ये देखो पी साइन अल्फा का जो एरो है ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ रहेगा, तो पी साइन अल्फा प्लस 6 कॉस अल्फा, ठीक हो गया। और यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। अच्छा, इससे पहले आप देखो यहाँ पे उसने साइन और कॉस के एंगल्स नहीं दिए हुए, उसने tan अल्फा इक्वल टू 2.4 दिया हुआ है, तो आप अल्फा का इन्वर्स लेके tan का इन्वर्स लेके अल्फा का एंगल निकाल लो, कितना आ जाता है? चलो, अदरवाइज आप वो सम पीपल ऐप करके भी कर सकते हो। कितना आता है? सर हम इसको इस तरह क्यों नहीं कर लेते कि सर हम 2.4 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो फिर उससे उस तरह ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आएंगे। चलो यूं ही कर लेते हैं। tan अल्फा वाज इक्वल टू 2.4 मींस 24/10, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 12/5। जी सर। ओके, सो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो अल्फा ये परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारी 5 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 13। ओके, तो साइन अल्फा वुड बी 12/13 एंड कॉस अल्फा वुड बी 5/13। ठीक है, अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो P 12/13 प्लस 6 5/13 क्या आता है? सर P12/13 प्लस 30/13। डेसिमल में बता दो, ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ इस वाले का चाहे बता दो। चलो 2.308। 2.308, ये आ गई P की वैल्यू। और रिमेंबर ये अभी हमने सिर्फ वाई एक्सिस की फोर्सेस रिजॉल्व किए हैं, अब जब हम एक्स एक्सिस की फोर्सेस रिजॉल्व करना शुरू करते हैं तो फॉरवर्ड फोर्स होगी स्लिपिंग डाउन द प्लेन है, तो इसका मतलब है नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है जो कि 6 साइन अल्फा है, इज इक्वल्स टू P cos अल्फा जो अपवर्ड्स है प्लस द फ्रिक्शन। ओके, तो 6 12/13 प्लस P cos अल्फा विच इज 5/13 प्लस द फ्रिक्शन विच इज म्यू आर, म्यू की वैल्यू है 0.4 और आर की वैल्यू है 12/13 P प्लस 2.308 दिस। ओके, अब जरा सॉल्व करो और मुझे बताओ P की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आती है, जरा करके देखो। मुनी भाई एक्स वाई जी वाला कौन सा था मुझे बताना। सॉरी क्या कह रहे हो? हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन में बेहतर नहीं कि हम अपना खुद का डायग्राम बना दें। इस वाले में? जी सर, मतलब वो ज्यादा स्लैंटेड करके जैसे नॉर्मली होता है। हाँ, इसमें आपको सारी फोर्सेस पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर कोई भी एक कंपोनेंट आप मिस आउट कर दोगे तो वो ऑब्वियसली आंसर गलत हो जाएगा। 8 मार्क्स हैं, सारी काम मार्क्स इसी चीज के हैं।
जैसे मैं तभी कहा कि उन्होंने मतलब जिस एंगल पे दिया हुआ है तो कंफ्यूज हो सकते हैं कौन कौन सा दिया हुआ कंपोनेंट से, मतलब उन्होंने ये वाला फोर्स मतलब जिस एंगल पे दिया हुआ है स्लैंटेड करके, तो वैसे मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं ना जब कंपोनेंट्स बनाएंगे। हाँ बिल्कुल आप कंफ्यूज हो गए, बस आपने याद रखना है। अब देखो हमारे एक्स एक्सेस नॉर्मली यूं और यूं होते हैं ना। अब जैसी ही हमारी स्लोप होगी ना इस तरह की, यही हमारा एक्स एक्सेस हो जाएगा। तो आप ये देखो, ये जो मैंने दो फोर्सेस यहाँ ड्रॉ की हैं, नजर आ रही, सॉरी, एक यानी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये देखो ये दोनों पैरेलल है उस स्लोप के। ठीक है, तो अगर आप ये उस स्लोप के पैरेलल बनाओगे ना तो ये ज्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जी सर समझ। देख लो एक दफा। ओके, कोई पी की वैल्यू आए तो मुझे बताना। सर पी की वैल्यू 6.12। 6.12। देखो किसी और ने निकाली हो, मोहम्मद आपने निकाली, देखो जरा। जी सर 6.12। ठीक हो गया, पी की वैल्यू हो जाएगी 6.12। ओके देख लो, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो शायद ग्रुप में भी आया था, वो था मई जून 2012 का जी। ओके ये वाला वो क्वेश्चन था यार, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके जरा ये वाला क्वेश्चन आप देखें कि ये वाला कैसे करना है। जी देखो, आया समझ किसी को कि किस तरह से करना है? सर इसमें उन्होंने हमें जो है वो बात की, वो दी हुई है काइनेटिक एनर्जी, और हमें पहले स्पीड भी दी हुई है। तो सर ये उसी फॉर्मूला से होगा कि वो v वाला जो होता है इज इक्वल टू u प्लस at। ओके देखो, आप ना बहुत आगे चले गए। आप अगर क्वेश्चन पढ़ो ए पार्ट में, उससे हमसे मांगा क्या, ठीक है वो आप गलत नहीं कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा गलत। फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन द ब्लॉक अराइव्स एट y। पहले तो आप जब ये ब्लॉक इधर पहुंचेगा, उस पॉइंट की स्पीड क्या है, क्योंकि पहले उस पॉइंट की स्पीड बताएंगे, उसके बाद टक्कर खाएगा तो उसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। आप पहले ही काइनेटिक एनर्जी के पोर्शन पे चले गए। बात समझ आ रही है थोड़ी सी, क्या आप आगे चले गए? जी ठीक है, तो पहले तो आप बताओ ये y के पॉइंट की हम स्पीड कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी तो पहले इसकी एक्सेलेरेशन निकालेगा। बिल्कुल सर ठीक है। मेरी बात। अब एक्सेप जी बोलो सर बोलो। ये देखिए, उन्होंने हमें जो ये दी हुई है कि लूजेस 0.072 जॉल्स जो है, अगर हम लोग इज इक्वल टू 1/2 into mv स्क्वायर करें तो सही आंसर नहीं आएगा?
वी की वैल्यू वो तो हाँ। बेटा हिट करने के बाद लॉस हुई है, अभी हिट करने से पहले स्पीड क्या थी ठीक है सर। आपने वो देखनी है, क्योंकि इनिशियल स्पीड उसने आपको दी भी है जी सर। 3 मीटर पर सेकेंड, और जब हिट करने लगा है तब स्पीड क्या है आपने वो बतानी है पहले। तो क्योंकि सरफेस के साथ फ्रिक्शन भी आ रही है तो उसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। जी सर। ठीक। ओके, तो लेट्स इमेजिन कि ये हमारा बॉल यहाँ आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आगे जा रहा है तो इसका मतलब है हमारी जो फ्रिक्शन है वो इस साइड में बैकवर्ड्स होगी। क्या हमारी कोई फॉरवर्ड फोर्स है, इसको मैं चलो ड्राइविंग फोर्स के लिए लिखता हूँ जी, कोई फॉरवर्ड फोर्स है, यानी नहीं कोई सर। फोर्स है जो इसको आगे की तरफ खींच के लेके जा रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं है। पॉइंट और 12 बैकवर्ड क्या फोर्स में है, हाँ, ये देखो, ये पढ़ा नहीं, व्हाइल इट्स मूविंग द हॉरिजॉन्टल हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है बात समझ आई। जी। तो ये बैकवर्ड फोर्स जो है वो हमारी है 0.12 इज इक्वल टू मास विच इज 0.15 इंटू ए। कितनी आती है हमारी एक्सेलरेशन, -0.8। -0.8, ठीक हो गया। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन जो आगे जाते हुए। अब हमने इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है तो हम फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, उसने टाइम भी बता दिया हुआ है कि 2 सेकेंड्स के बाद वो हिट करेगा, तो इसको जो टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स लग रहा है हिट करने में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमारी फाइनल स्पीड कितनी है वो निकालनी है। इनिशियल स्पीड हमारी कितनी थी 3, एक्सेलरेशन है हमारी -0.8 और टाइम है हमारा 2 सेकेंड्स। क्या निकल के आती है स्पीड 1.4। 1.4। ये है इस पॉइंट की स्पीड जब उसने वॉल के साथ कोलाइड कर लिया, ये उस पॉइंट की स्पीड है। अब ये पहुंचा है अराइव्स एट वाई, अब व्हेन लीव्स एट वाई, अब उसकी आपने स्पीड बतानी है। दो स्पीड की बात हो रही है, एक जब अराइव किया वाई पे तब स्पीड है 1.4, और अब जब लीव कर रहा है वाई को वापसी की तरफ, यानी वाई से अब वो जी की तरफ जाएगा, रिमेंबर दैट। तो मैं दोबारा से, चलो यहीं यहाँ बना लेते हैं साइड पे, ठीक है। ये हमारा जी वाला पॉइंट था, वो सॉरी वाई वाला पॉइंट था, और ये मेरा जी वाला पॉइंट है। अब ये बॉल जो है वो इस साइड की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली उसने जैसे ही कोलाइड किया उसने लूज की काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसने यहाँ पे आपको क्लियरली लिख के बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो कितना है 0.072। अब लॉस है तो इसका मतलब है माइनस लगना चाहिए, तो -0.072 जूल्स, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं स्पीड्स, तो हाफ इंटू मैस, मैस कितना है इसका 0.15 वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0.15 इंटू वी स्क्वायर, जो कि था 1.4, जो कि यहाँ भी अभी ऊपर निकाला है कोलिजन से पहले का। लॉस हुआ हमें -0.072 का। ओके, इसका आंसर निकालो और इसको इधर जाके ऐड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। कि डायरेक्शन लेफ्ट पे पॉजिटिव नहीं है। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। सर आपने यहाँ वो वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स पे पॉजिटिव अज्यूम किया। नहीं, मैंने अभी कुछ भी अज्यूम नहीं की। अभी उसने कहा व्हेन लीव्स एट वाई, अभी वो लीव करेगा वाई को, उससे पहले की स्पीड में पूछ रहा हूँ। सर वो वेलोसिटी की जो साइन है वो मतलब चेंज नहीं हो जाएगी। हाँ, नेगेटिव होगा। अगर आप नॉर्मली चल रहे हो तो यस नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन मैंने इसीलिए ये नेगेटिव जो है वो इस साइड पे लगा लिया ना कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज -0.072। अगर मैं +0.072 रखता तो यस मेरी वेलोसिटी नेगेटिव में आती।
जो कि इंडिकेट करता है ये वापसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके कितना आता है बेटा ये 0. सर अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होगा? हाँ तो इसीलिए तो मैंने माइनस काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस लगा लिया, यही तो मैं तब से बोल रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी के साथ मैंने माइनस लगा लिया ना, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल रखता हूँ। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल रखते हो तो मैं प्लस 0.072 रखता हूँ। ठीक है सर। ठीक हो गया बेटा, निकला नहीं किसी से, 0.075 नहीं आता। 0.075 ये वाला आ गया। ओके वी की वैल्यू आप देख के बताओ कितना आता है। सर 3.4। नहीं 3.4 नहीं आता बेटा मेरा ख्याल है। पॉइंट 075 और 75 नहीं था बेटा, 0.072 था, ये मैंने 5 निकाला। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.15 बेटा 1 आता है ये तो। हाँ खतीजा, सर आपने वहां पर नेगेटिव साइन, सर वो तो मुझे समझ आ गया आपने क्यों लिया, तो सर मैंने पॉजिटिव लेके किया था। नहीं तो लॉस फिर कैसे पता लगेगा कि लॉस हुआ? अगर आपने प्लस लिखा है तो लॉस की इंडिकेशन आप कहाँ दिखा रहे हो उसे? या तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, या आप काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस लगा लो ताकि वो लॉस का इंडिकेशन हो। अगर आप प्लस लगाते हो तो इसका तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। बात समझ आई? जी सर। और खुद देखो ना, अगर आपकी स्पीड 3 आ रही है तो खुद देखो काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद स्पीड पहले से तेज कैसे हो सकती है। कोलिजन से पहले उसकी स्पीड 1.4 है, टक्कर खाने के बाद स्पीड तेज कैसे होगी? बात समझ रही? जी सर। सर मैं वो कंफ्यूज हो गई थी कि वहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, तो मैंने उसे पॉजिटिव कर लिया था। ठीक हो गया, ये है हमारी स्पीड मूविंग बैक। जब ये वापसी की तरफ जाएगा तो ये स्पीड यहाँ पे इसकी है 1। अब यहाँ पे उसने कहा था इट विल इवेंचुअली कम एट रेस्ट, रेस्ट एट जी। तो यहाँ पे इसकी स्पीड होनी चाहिए 0। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा और हमने क्या निकालना था, ये क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एट जी। ओके ये आपने ड्यूरेशन निकालना है कि यहाँ इसको ये कितना टाइम लगा है। ओके मुझे कोई बता सके ये टाइम हम कैसे निकालेंगे? फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, टाइम निकालना है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये वेरिएबल्स आते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस 8। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ओके मिसिंग कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे अभी भी? एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक्सेलरेशन इज द मिसिंग कंपोनेंट और टाइम हमने निकालना है। ओके जब आपने निकालना है तो याद रखो, अब ये बॉल जब इधर लेफ्ट पे जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर होगी, या रेजिस्टेंस फोर्स जो कि ऑलरेडी हमें पता है विच इज 0.12। तो ये जो चीज हमने यहाँ ऊपर की थी एक्चुअली, ये वाली सेम चीज, ये वाली फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए करेंगे और कोई कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ इसका, सेम टू सेम सारी चीजें हैं, तो स्टिल हमारी जो एक्सेलरेशन है वो -0.8 ही रहेगी। तो आप यहाँ -0.8 रखें और मुझे बताएं हमारा टाइम कितना आता है। सर ये देखें, आपने जब राइटवर्ड गया तो आपने वेलोसिटी पॉजिटिव लिया, तो जब लेफ्टवर्ड आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं लेंगे? बेटा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है ना। जी सर। नहीं सर, मैं वैसे तो ही जनरल बात कर रहा हूँ कि जो आपने आंसर दिया कौन सा वाला? v इज इक्वल टू 1 मूविंग बैक वाला, हाँ तो मैंने लिख दिया ना v इज इक्वल टू 1। तो वो -1 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज है। तो हमने यहाँ पे माइनस इंडिकेट करके उसे दिखा नहीं दिया कि लॉस होने के बाद की स्पीड क्या होगी? अच्छा सर। नहीं पता लगा, बताओ। सर वो मोमेंटम के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं इसको, उसमें माइनस किसको? लेते होता है ना स्पीड की मोमेंटम के साथ डायरेक्शन शो कंफ्यूज? करने के लिए। नहीं नहीं मोमेंटम के साथ नहीं, इसे कंफ्यूज करो। ओके एनीवेज ये टाइम कितना आता है बेटा, ये मेरे टाइम बताना आप लोगों ने। सर 1.25। 1.25 सेकेंड्स। ओके तो ये 1.25 सेकेंड्स लगे इसको यहाँ से यहाँ तक आते हुए। एक्स से वाई पे जाते हुए उसे कितना टाइम लगा था वो उसने शुरू में बता दिया था हमें,
उसको वो लगे थे 2 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम उसको रेस्ट पे आते हुए कितना लग गया, 2 सेकेंड्स पहले, जिसके बाद उसकी कोलिजन हुई, एंड द रिटर्न जर्नी इज 1.25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.25 सेकेंड्स। समझ आया यहाँ तक कि किस तरह ये करना है ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा मुश्किल जी है, सर। इसीलिए मैं थोड़ा सा करा रहा हूँ। एनीवेज, इसके बाद आपने इसका स्केच भी करना है। यहाँ तक तो हो गया, अब आपने स्केच वाला पोर्शन भी लेके आना है। अब स्केच के अंदर हमें किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब याद रखो 3 की स्पीड से वो स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड कम होगी, और जब वो हिट किया था वॉल को हिट करने से पहले उसकी स्पीड थी 1.4। तो पहले हम इस चीज की बात कर लेते हैं। ये जो 2 सेकंड के अंदर ये ड्यूरेशन हुआ है, तो आप इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, यूं और यूं कर लेते हैं। ओके, इनिशियली आपने स्टार्ट किया ही 3 से है, तो 0 पे स्पीड, जब टाइम 0 था तब आपकी स्पीड थी 3 इनिशियली जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और 2 सेकंड के बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई, 1.4, जो कि यहाँ पे करके आ जाएगा। तो एक हमारी लाइन बन जाएगी इस तरह से इधर। यहां तक बात समझ आई है कि नहीं यही सबको? जी अच्छा, सर। दोबारा रिपीट कर। अच्छा, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लूं फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद अब 2 के ऊपर देखो, अब उसकी रिटर्न हिट करने के बाद रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुई है। तो कोलिजन के बाद जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या होता था, याद है? सर डॉटेड ग्राफ के ऊपर, लाइन लगा के तो नीचे आ जाता है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो बेसिकली अब नीचे से स्टार्ट होगा, जिस तरह अभी पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू वाला हमने किया था, एक ऊपर जा रहा था और एक नीचे जा रहा था। तो जो ऊपर जा रहा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका ग्राफ था, और जो नीचे जा रहा था वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ग्राफ था। तो इसका मतलब है यहाँ आप -1 के ऊपर, 2 के ऊपर, यहाँ -1 के ऊपर रहोगे। ये 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये -1 पे ग्राफ बन गया। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन यूं करके आप ड्रॉ करोगे, ठीक हो गया। और दोबारा z के ऊपर, ये अब याद रखो, ये पॉइंट हमारा x है, ये पॉइंट हमारा y है, और 3.25 सेकंड के ऊपर हमारा पॉइंट z होगा जब आपकी स्पीड आके रुक गई थी, ठीक है। तो यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन इधर ज्वाइन कर लेनी है, इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। बात समझ आई है कि नहीं आई है? क्वेश्चन किस तरह से करना है और इसका ग्राफ कैसे बनाना है। इसको डॉटेड लाइन के बजाय अगर आप वर्टिकल लाइन भी लगा लोगे तो वो कोई मसला नहीं। भारत, ओ सॉरी, हाँ क्या कह रहे हो? इलास्टिक कोलिजन ना हो तो वेलोसिटी तो चेंज आपकी होगी आवाज ना। आपकी आवाज बहुत लैग कर, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। सर अगर इलास्टिक कोलिजन ना हो तो वेलोसिटी बेटा, तो बेटा, चेंज होगी ना। इलास्टिक कोलिजन आप किसको कहते हो? सर जहाँ वो काइनेटिक एनर्जी रिटेन हो जाती है, क्या हो जाती है? तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होती। अच्छा, लॉस नहीं होता ये वैसे अच्छा फिर, सर मैं वही वैसे पूछ रहा ऐसा हूँ कि वेलोसिटी वैसे मतलब ऐसा कभी होता चेंज तो होगी। नहीं, वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि कोलिजन के बाद आपकी लॉस ना हो। M1 में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, वो शायद आप फिजिक्स से कंफ्यूज कर रहे हो। फिजिक्स में होता है वो इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। सर फिर सर वो जो लॉस होता है तो लॉस की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। यस, लॉस हुआ उसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी अब। ठीक ठीक है। ठीक हो गया? हाँ नहीं, बात समझ आया कि नहीं आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 पोर्शन है इस जर्नी के, एक पोर्शन है इसका x से लेके y का, और एक पोर्शन है इसका y से लेके z का। x से लेके y का जो पोर्शन है उसको लगते हैं 2 सेकेंड्स रीच करने में। इनिशियल स्पीड हमारी 3 है। हम ये देखेंगे कि जब वो y के ऊपर रीच करता है तब वहां तक हमारी स्पीड कितनी होती है। पहली चीज उसने ये पूछी हमसे कि y पे हिट करने से पहले स्पीड कितनी थी, और हिट करने के बाद जब वो लीव करने लगा है तब स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले हमने एक्सलेशन निकालनी है, जो कि हमने फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू ma करके सबसे पहले हमने एक्सलेशन वाला पोर्शन कर लिया।
उससे हमारी एक्सेलरेशन निकल के आई -0.8, क्योंकि फ्रिक्शन रेजिस्टेंट फोर्स जो भी थी वो उसने हमें खुद से दे दी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया। अब जब उसने रेजिस्टेंस दे दी और हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, अब हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके हमने वो वेलोसिटी निकाल ली दैट वुड बी बिफोर द कोलिजन। तो y के ऊपर की हमने स्पीड निकाल ली। अब y की स्पीड के ऊपर निकालने के बाद दूसरी चीज हमने निकालनी है कि जब वो यहाँ से लीव करने लगा है तब उसकी स्पीड कितनी है। अब लीव करने के चक्कर में क्या हुआ कि उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज की। काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड कम हो रही है तो हमने क्या किया, मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे लॉस की वजह से -0.072 मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी के साथ, ताकि वो इंडिकेट करे कि ये लॉस हो रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। और वही फॉर्मूला जो चेंज इन काइनेटिक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से हमारी स्पीड निकली v इज इक्वल टू 1, जो कि ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि लॉस होने के बाद की जो दूसरी डायरेक्शन में जब मूव करने लगा है तब की काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक हो गया। तो पहले हमने वो स्पीड निकाली कि वो स्पीड निकल के आई 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा और जी पे आके ये बॉल रुक जाएगी। तो फाइनल स्पीड हमारी 0 हो गई, इनिशियल स्पीड हमारी 1 हो गई, और एक्सेलरेशन क्योंकि सरफेस वही है, बाकी सर्कमस्टेंसेज वही है, तो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहते हैं -0.8 ही रहेगी। तो यहाँ से हमने वो टाइम निकाली है जो उसको वाई से जी पे आते हुए टाइम लगा, वो निकला 1.25। अब उसने हमसे पूछा था टोटल टाइम कितना है, तो शुरू के लगे 2 सेकेंड्स एक्स से वाई पे जाते हुए, और वाई से जी पे आते हुए ये 1.25 सेकेंड्स लगेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। यहां तक इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो किसी को? ठीक हो गया। और आगे स्केच का पार्ट है, ऑब्वियसली सारी चीजें जिस टाइम के ऊपर हमें चाहिए वो सारी हमें पता है। और सेकंड पार्ट में जो वो हमसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ मांग रहा है, वो भी हमें आता है कि हम हर पॉइंट के ऊपर की स्पीड इंडिविजुअली हम निकाल लें। एग्जाम में बैठ के कैसे सोचेंगे बेटा? कहाँ तक आपने खुद से सोच लिया था, पहले ये बताओ। कह दो कुछ भी नहीं सोचा था सर। काइनेटिक एनर्जी तक भी आप कर लेते तो आपको 1 2 3 4 5 6 तक मिल जाएंगे आपको मार्क्स, 5 या 6 तक। बाकी आगे ग्राफ का है वो अलग से पोर्शन है, अगर आप उतने हिस्से का ग्राफ भी बना लो तो 1 मार्क वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ी होता है कि फाइनल आंसर के सारे मार्क्स होते हैं, बीच में जितनी चीजें आपने करनी है उन सब छोटी छोटी चीजों के भी मार्क्स होंगे। ठीक है, तो उन चीजों का भी आपने जो जो निकलता है आप निकालते जो, ठीक है, बाकी चीजें चाहे रहने देना। समझ आया? ओके। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो इस तरह के थे। ठीक है, अब जो छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला पार्ट? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठहरो इसको ना नीचे ही लिख लेते हैं। हाँ, ठहरो, ये क्या हुआ? 1 सेकंड रुकना बेटा। अब पेरेंटली ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा वैसे? बहरहाल अच्छा चलो, स्क्रीनशॉट लेके करें। अच्छा बहुत लंबा काम है। बहरहाल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स टू वाई is s meter at a time. Sketch the displacement time graph. Show your graph the values of s and t when the block is at y and when it comes to rest at
जी। ओके, 2-3 चीजें जो है वो आपने यहाँ पे शो करनी है। ओके, पहले हम एक्स से वाई की बात कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो जब वो एक्स से लेके वाई तक जा रहा था, अब इसमें पहले बेसिकली आपको डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो आपका डिस्टेंस कितना है। हमें पता है टाइम इसका 2 सेकेंड्स था, एक्सेलरेशन हमारी -0.8 थी, तो s इक्वल टू यू टी 3 × t विच इज 2 प्लस हाफ -0.8 × 2 का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस निकल के आता है? हाँ बेटा, कितनी निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट? फोर पॉइंट फोर। हाँ, बाकी लोगों को क्या हुआ है? खदीजा, मोहम्मद, ताहा, 4.4 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो जाते हुए वो ले रहा है। अब जब रिटर्न जर्नी है उसकी, अब रिटर्न जर्नी का भी आपने डिस्टेंस निकालना है। अब रिटर्न में हमें पता है कि उसकी इनिशियल स्पीड 1 थी, टाइम जो था वो निकाला था हमने 1.25 मीटर और सेकेंड्स, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारी -0.8 और 1.25 का स्क्वायर। कितना ये डिस्टेंस निकल के आता है? 0.625। 0.625। ठीक हो गया। अब ये दो डिस्टेंसेस हमें चाहिए थे जिसकी हेल्प से हम बेसिकली ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसका याद रखना, जाते हुए और आते हुए, तो याद रखना ये ग्राफ ऊपर भी जाएगा और वापस नीचे की तरफ भी आएगा। ओके, ये इसका एक्स एक्सेस और ये इसका वाई एक्सेस। ओके, जब टाइम 0 है तो ऑब्वियसली हमारा डिस्टेंस भी तब 0 होगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो। अब 2 सेकंड के बाद हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज अपेरेंटली 4.4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4.4। अच्छा, अब जो चीज मैटर करती है वो ग्राफ की शेप मैटर करती है कि आपके ग्राफ की जो शेप होगी वो कैसी होगी। ओके, कोई मुझे बता सके कि शेप कैसे डिटरमिन करेंगे? स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व होगी? कर्व होगी तो कैसी होगी? सर इंक्रीजिंग कर्व। यूं करके? जी सर। बेटा खुद देखो, स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? सर स्पीड डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली ये डिक्रीजिंग कर्व होना चाहिए। पहले हमारी स्पीड थी 3, वो इवेंचुअली आ गई थी 1.4 के ऊपर। ठीक है, तो ये यूं करके हमारा कर्व बनेगा। बहुत बुरा बना है। ठीक हो गया? इसने नहीं बनना। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये थी हमारी जाने वाली जर्नी जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे। अब बैकवर्ड रिटर्न जर्नी में वो मूव किया है 0.625। ओके, तो कितना डिस्टेंस पीछे की तरफ आएंगे? यानी नीचे कितना जाएंगे? सर 4.4 माइनस 0.625। हाँ, कितनी 4.4। वैल्यू है? सर उसकी वैल्यू है 3.775। ओके, तो यानी 3.775। ये वाला जो गैप है बेसिकली दिस शुड बी 0.625, क्योंकि अब ये रिटर्न फेज में आ रहा है तो इतना ये डिस्टेंस नीचे आया। और टोटल टाइम अगर आपको याद हो वो 3.25 सेकेंड्स था। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। ये वाला पॉइंट है और ये यूं करके ऐसे आ रहा है। ये डिक्रीजिंग कर्व है हमारा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ होना चाहिए।
ये वाले पॉइंट्स वो बेसिकली आपको लेबल करने को कह रहे हैं कि ये पॉइंट इनके ऊपर ये जो हमारे डिस्टेंसेस हैं ये लेबल होने चाहिए। इस तरह से हमने इस पार्ट को आंसर करना था। ओके, क्या चीज नहीं समझ आई, क्या कंफ्यूजिंग है बताओ। देखो बेटा, आपने दो डिस्टेंसेस, पहले तो मैंने डिस्टेंसेस निकाली है कि x से y तक जाते हुए कितना डिस्टेंस है और y से z पे आते हुए कितना डिस्टेंस है। उसके लिए मैंने दोनों इक्वेशंस यूज किए। पहले तो मुझे बताओ डिस्टेंस समझ आए थे कि मैंने कैसे निकाले। हाउ डू वी डिटरमिन कर्व। आपकी अगर स्पीड स्लो हो रही है और डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक तो पहली बात ये है कि कर्व नीचे नहीं आए, और मतलब अगर आपकी स्पीड स्लो हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर्व को नीचे लेके आओगे। कर्व नीचे कब आएगा, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई। तो पहले हम सिर्फ 2 सेकंड्स तक जाते हैं। जब 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक जा रहा है तो सिर्फ स्पीड स्लो हो रही है, ठीक है। अगर स्पीड स्लो हो रही है बट डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है ना, चाहे स्लो चल रहा है बट डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से कर्व बनेगा। ये होता है डिक्रीजिंग कर्व, कि आपकी स्पीड स्लो होती जा रही है, आपकी स्पीड स्लो होती जा रही है, ठीक है, बट आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड तेज हो रही हो तो उस केस में हमारा कर्व कुछ ऐसे होता है। यहां तक बात समझ आ गई। ओके, और इसी तरह डिक्रीजिंग नीचे आते हुए जब आप रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो तो ये वाला जो कर्व बना है, ये कर्व इंडिकेट कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड स्लो हो रही है, जो इवेंचुअली इस पॉइंट पे हमें तो पता है कि इस पॉइंट पे आके वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका कर्व इस तरह से बनता है। अगर इंक्रीजिंग कर्व होता है तो वो यूं करके जा रहा होता है, तेजी से स्पीड बढ़ रही, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो कोई बात समझ आएगा। देख लो बेटा, कन्वर्ट डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता। आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर देखते हो कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे भी मैंने कोई स्पीड टाइम ग्राफ से मैंने कुछ नहीं कन्वर्ट किया। मैंने उसके पॉइंट्स देखे, मैंने 0 पे डिस्टेंस देखा, मैंने 0 पे ऑब्वियसली डिस्टेंस 0 होता है, मैंने 2 पे देखा, और जो जो उसके मेन पॉइंट्स है ना, जहाँ बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है, जैसे x से y तक गया और फिर y से वापस z तक जा रहा है, तो ये दो तीन तीन मेरे मेन पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर मैं देखूंगा कि मेरे टाइम क्या है। मुझे हर पॉइंट के ऊपर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने स्केच करना है तो वो जनरल शेप होनी चाहिए, ना कि एग्जैक्ट वैल्यूज। एग्जैक्ट वैल्यूज के कौन से पॉइंट्स हैं, एक्स वाई और जी। इनके ऊपर मुझे एग्जैक्ट स्पीड्स और वो पता होनी चाहिए क्या है, कि किस स्पीड किस टाइम के ऊपर मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं कुछ नहीं निकाल रहा, ये अलहदा से निकल रहा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहे ना बने आपसे, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उससे लिंक नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कांस्टेंट स्पीड होती, सिर्फ वो पोर्शन जो है वो यहाँ पे उसका ग्राफ नहीं है, ओ लेवल्स में वैसे पढ़ते हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि आपकी स्पीड यूं हॉरिजॉन्टल है, तो स्पीड डिस्टेंस हमारा कवर होता है। उस केस में हमारे डिस्टेंस की में जो इक्वेशन लाइन बनती है वो यूं बनती है, बिल्कुल यूं करके स्लांटिंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है कि सेम कांस्टेंट स्पीड से हम ट्रेवल करें, ताकि सेम डिस्टेंस हर टाइम के अंदर ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ यूं होता है, इस तरह से ये होता है, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े मुश्किल मुश्किल थे, जिसमें और भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। बस अब आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक तो मोमेंटम के टॉपिक का अगर क्वेश्चन मुश्किल हो तो उसको आपने बिल्कुल एंड पे अटेम्प्ट करना है। अगर वो बिल्कुल शुरू में आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन होगा, वो फिर मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा मोमेंटम का। एंड पे जाके कहीं होगा तो फिर हो सकता है वो थोड़ा मुश्किल हो। क्या पता इजी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल ही आएगा, पिछले 2 साल से मुश्किल आ रहा है तो होपफुली इस बार थोड़ा आसान आएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो मोमेंटम का इस चीज का ध्यान रखना है। फोर्सेज आपने सारी ड्रॉ करनी है। फोर्सेज ड्रॉ करने का मतलब ये है कि स्पेशली वेट का कंपोनेंट ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन है तो आर का कंपोनेंट फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए म्यू आर होना चाहिए, और आर हमेशा कांटेक्ट फोर्स होती है।
तो आपने हर डायरेक्शन की फोर्स आपने मार्क करनी है, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये सारी फोर्सेस मार्क होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारा प्लेन स्लांटिंग है तो उसके, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, उसकी फोर्सेस किस तरह होती हैं, उसमें वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है और उसके कंपोनेंट बनते हैं, और आर की फोर्स यूं होती है। ठीक हो गया। और इसके अंदर भी अगर लेट्स सपोज ये मेरी एक स्लांटिंग फोर्स इसमें अप्लाई हो रही है, तो जो अगर आपने इसके भी कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं तो याद रखना एक्स कंपोनेंट जो होता है हमेशा इज अलोंग द लाइन ऑफ द स्लोप। जिस तरह हमारी सरफेस है उसी तरह हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। तो ये मेरा एक्स कंपोनेंट इधर भी यूं है और इधर भी यूं है, तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये पैरेलल बनाने का फायदा ये होता है कि आप बस थोड़ा कंफ्यूज नहीं करते हो लाइंस को, कौन सी लाइन किसके साथ है, कौन सी लाइन किसके साथ नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फोर्सेज आपने सारी ड्रॉ करनी है। और दूसरी चीज ये कांस्टेंट स्पीड हो तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सेलरेशन 0 है, ये लिखा होता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं लिखा होता, कांस्टेंट स्पीड का वर्ड होता है, इसका आपने ध्यान से पढ़ना है। ये ज्यादातर उन क्वेश्चंस में यूज होगा जिधर पावर की बात हो रही है। पावर में और भी चीजें यूज होती हैं, ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी या पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, इन दो केसेस में ये यूज होगा। अब इनके साथ इन कंबाइन वो एक और फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए। इसका आपने खास ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए, और ये यूजली फॉर्मूला रहता है हॉरिजॉन्टल स्लोप्स के अंदर। अगर हमारी स्लोप्स हॉरिजॉन्टल हो जाए, स्लैंडिंग हो जाए, तो इसमें ड्राइविंग फोर्स यूं रहती है, रेजिस्टेंस हमारी पीछे रहती है। वेट के जब कंपोनेंट्स ऐड होते हैं तो याद रखना फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड में ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड में रेजिस्टेंस भी होगी, और ये वेट का कंपोनेंट जो होता है डब्ल्यू साइन थीटा, ये वाला भी आपने याद से लिखना है। समझ आ गई जी? सर कौन कौन से वर्ड से पता चलता है कि ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है? देखो ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट तब होती है कि अगर वो कुछ लिख दे कि कोई कांस्टेंट पुलिंग फोर्स है जो उसको आगे की तरफ लेके जा रही है। अगर पावर हो तब ड्राइविंग फोर्स होती है, इंजन हो तब पावर होती है। ठीक है, इस तरह के केसेस में होता है कि पावर, जहां जहां पावर होती है वहां वहां ड्राइविंग फोर्स तो होती है। ठीक है, जो चीज उसको ड्राइव कर रही हो आगे की तरफ। अगर कोई चीज हमने थ्रो की है तो उसके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है, उसको बस काइनेटिक एनर्जी है जिस वजह से वो जा रही है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स के लिए इंजन का होना जरूरी है, किसी टाइप का इंजन हो। ठीक है ना। और अगर लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन में लिख दे कि इंजन आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी पावर अब 0 हो गई है, ड्राइविंग फोर्स आपकी 0 हो गई, क्योंकि अब पावर नहीं है तो आपकी अब ड्राइविंग फोर्स भी नहीं होगी। बात समझ आ रही है? इसी ड्राइविंग फोर्स तरह तभी होगी ना, मतलब ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स, तभी होगी ना जब मतलब सामने से लाइक पुलिंग फोर्स है कोई, तब भी। हाँ कोई पुलिंग फोर्स, कोई चीज उसको पुल कर रही हो, पुश कर रही हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ओके। इसी तरह ये जैसा अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, इसमें बेटा ये स्लैक वाला जो होता है पोर्शन, ये बहुत आता है। तो इसमें आपने 2-3 चीजें ध्यान से होती हैं, या तो वो आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है। अब कौन से डिस्टेंस वो पूछ सकता है? वो शुरू से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ सकता है, वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर वो यहाँ से लेके वापस यहाँ तक का डिस्टेंस भी पूछ सकता है, या फिर वो टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आप डिस्टेंस बताओ। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, यहाँ के वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है, यहाँ का वो टाइम भी पूछ सकता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो नॉर्मली यहाँ पे भी स्पीड 0 होती है और यहाँ पे भी स्पीड 0 होती है। यहाँ की स्पीड आपने हमेशा निकालनी होती है, याद रखना है, ये स्पीड आपको फाइंड करनी पड़ेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, इनमें से कोई फॉर्मूला होगा। दूसरी चीज ये कि इस पोर्शन की जो फिर एक्सेलरेशन होगी वो डिफरेंट होगी, ये न्यू एक्सेलरेशन होगी जो आपको बेसिकली फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या है। यहाँ पे वो एक्सेलरेशन होगी जो स्ट्रिंग के साथ थी, ठीक हो गया, और उसके आगे न्यू एक्सेलरेशन होगी जो कि हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड से निकल के आती है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप पुली वाले क्वेश्चंस की बात करो तो इसमें भी ये सेम चीज होती है कि आपका ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और इसके बाद ये वाला पोर्शन स्लैक कर रहा है।
तो यहाँ पे तो जो एक्सेलरेशन होती है वो स्ट्रिंग वाली होती है, ठीक है, बट ये वाला जो ड्यूरेशन होता है इसमें स्ट्रिंग वाली नहीं होती। इसमें कौन सी होगी एक्सेलरेशन? हाँ कोई भी बता दे। तो ग्रेविटेशनल जो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें यहाँ पे होती है ग्रेविटी वाली फोर्स, जो कि हमेशा -10 लेंगे आप, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो -10, नीचे आ जाएगा तो +10 लेंगे। ओके, यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कोई बात समझ ना आए? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना बेटा, इनका ध्यान रखना है आपने सुबह पेपर के अंदर। क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो, टाइम जाया नहीं करना है, क्योंकि पहले ही पेपर का टाइम बहुत थोड़ा होता है और टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले करते जाओ, एंड पे आके जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं उनको एंड पे आके देखना, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना और मेंटली प्रिपेयर रहना कि 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े मुश्किल होंगे। मुश्किल से ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जिस तरह के अभी हम क्वेश्चन जो आज किए ना सारे, वो सारे इस तरह के क्वेश्चन थे कि जिनमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था। मार्क्स हर एक में देखो 12, 13, 8, 9, 10 इस तरह से मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि टाइम आप जाया ना करो। इस तरह का 1 या 2 क्वेश्चन आपको लाजमी आएंगे पेपर के अंदर, तो उसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर उसमें भी आप 2, 3, 4 मार्क्स ले लेते हो ना, वही आपके थ्रेशोल्ड में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। कि अगर ओवरऑल उसका थ्रेशोल्ड कम है या ज्यादा है तो फिर तो ऑब्वियसली सबके लिए होगा ज्यादा, लेकिन अगर कम है तो उस वही 3, 4 मार्क्स अगर आप स्कोर करोगे तो वही आपका ग्रेड जो है ऊपर लेके जाए। इस चीज का बस आपने ध्यान रखना है। मैथ्स को मैथ्स की तरह सोचना है, फिजिक्स की तरह ना सोचना, ठीक हो गया? ओके, और किसी को कोई बात है, पूछना है तो पूछ लो। सर वो कल मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना, उसमें थोड़ा हेल्प चाहिए था। किसके अंदर? सर वो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था। चलो जी, ईयर बता दो। ये क्या है, अब मुझे तो ये भी नहीं पता। सर वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो मार्च फेब 2020। कौन सा है? सर मार्च फेब 2020। पेपर